हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने बात की थी चार्ज के बारे में। आज हम फिज़िक्स में चैप्टर 1 में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आज हम उसके आगे का टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कूलम्ब्स की। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जैसे अगर हम कूलम्ब्स लॉ को समझें तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जैसे कोई दो चार्ज पार्टिकल है, कंसीडर किया कि जैसे कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक और ये दो दूसरा, ये इसमें जो चार्ज है वो कौन सा है, Q1, और दूसरा जो इसमें चार्ज है वो कौन सा है, Q2। अब दो चार्ज हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। कितनी डिस्टेंस है, r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं किसी वैक्यूम में या स्पेस में, ठीक है, तो अगर कोई दो चार्जेस हैं किसी वैक्यूम या स्पेस में जिनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है r, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, यानी उनके बीच जो लगने वाला बल है यानी फोर्स है, तो जो पहला इसमें यूनिक लॉ बनता है वो क्या बनता है, जो उनके बीच लगने वाला फोर्स है वो चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया, जैसे कोई दो चार्जेस हैं और इस डिस्टेंस r पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या है, दूसरा यह है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्टली मैंने क्या बताया, पहले क्या बताया कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इसके चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या बताया, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ व्हेन चार्ज between lie on the space or vacuum, the applying the force is directly proportional to multiple of charge, यानी जो चार्ज का मल्टीपल है वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्स, यानी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, स्क्वायर है किसका, डिस्टेंस का। तो क्या बोलेंगे कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को मिला लें। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों लॉ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब यहाँ पे एक आ जाएगा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ जाती है फोर्स की वैल्यू। कि कौन सी फोर्स की वैल्यू, उस फोर्स की वैल्यू जब हमारे कोई दो चार्ज किसी स्पेस में रखे हों तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल किसी स्पेस में रखे हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
और उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन किया तो क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझें तो क्या होगा। तो जैसे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझें, जैसे मान लिया कि अगर फोर्स मेरा किसी तरह इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लिया कि ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसमें रिपल्सन हुआ, फोर्स इधर आया, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर मान लेंगे इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब किसी वेक्टर यानी किसी को हमें डायरेक्शन में डिफाइन करना होता है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो हमने क्या किया, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मतलब क्या होता है, उसी का वेक्टर उसी का मॉड। यानी जैसे कोई यूनिट वेक्टर लिखा है तो क्या होगा, कैप लगा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन मॉड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 1/, यहाँ पे मैं आगे लिख दे रहा हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि साफ दिख जाए। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है और ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इतना आप लोग की समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमने क्या कहा था कि F की जो वैल्यू है, जैसे इसकी वैल्यू फोर्स हमारा जो निकला था कूलम्स लॉ में वो कितना था, 1/4πε0। अब हमने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू रख दी, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा कुल मिला के आया था। अब अगर हमारा जो चार्ज है वो किसी मीडियम में हो, यानी किसी मीडियम में हो जाए, तो क्या लिखेंगे, अगर कोई एनी मीडियम हो, कोई माध्यम हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, F = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, ε0 के। अब ε0 क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और यहाँ पे k क्या है, k है हमारा कांस्टेंट। k हमारा क्या है, k है हमारा कांस्टेंट, यानी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती, 2 हो सकती है, उसके हिसाब से हमारा एप्सिलॉन होगा, यानी परमिटिविटी होगी। और इस परमिटिविटी की वैल्यू k पे डिपेंड करती है, तो उसी के हिसाब से मीडियम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट
परमिटिविटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कब, जब हमारा चार्ज किसी मीडियम में रखा हो और उसमें कूलम्स लॉ लग रहा हो, तो उसमें ये क्या आ जाएगा, के क्या होगा, कांस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए हमारा एयर में है, एयर या वैक्यूम, ठीक है, एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम होगा तो वहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतना आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये किसी मीडियम के लिए अगर कोई मटेरियल में यानी किसी मीडियम में अगर चार्जेस हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा एप्सिलॉन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन हो जाएगा और उसके साथ के यानी कांस्टेंट आ जाएगा। तो उस के की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ। अगर हम कूलम्स लॉ को समझें तो हमने क्या पाया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ होता है, ठीक है। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता था, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखा जाए दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, R डिस्टेंस सिमिलरिटी है, कांस्टेंट अलग अलग है, फोर्स यानी R की सिमिलरिटी है। यानी कंपेयर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर का मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इससे कितने ज़्यादा गुना बड़ा होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर क्या राउंड अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया, अब मान लिया कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं, अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है 2 तरीके से होगा, एक ग्रेविटेशनल भी होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा, यानी कूलम्स लॉ भी लगेगा। तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज वाला है, और क्या हो जाएगा Q1 Q2। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है प्लस का, तो प्लस E, और यहाँ भी प्लस E, और डिस्टेंस R स्क्वायर जो कि हमने मान ली। इसी तरह हमने ग्रेविटेशनल लिया, तो जब ग्रेविटेशनल लिया तो G, तो क्या हो जाएगा MP इंटू MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का मतलब दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों को डिवाइड करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है FE
अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 10⁻36। ठीक है, क्या मिलती है? एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 10⁻36। इसका मतलब एफ ई इज इक्वल टू 10⁻36 एफ जी। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी जैसे ये न्यूक्लियस है तो अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है तो इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका 10⁻36 टाइम, आप सोच सकते हैं 10⁻36 टाइम, यानी इतने गुना, 2 गुना 3 गुना नहीं, इतने गुना, कितने गुना? 10⁻36 टाइम्स जब टाइम्स कर देंगे तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मोर हाई होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सामने एक तरह से कह सकते हैं आंट है, यानी चींटी है, कुछ नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें न्यूक्लियस के केस में। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें जिस तरह से हमने प्रोटॉन के लिए निकाला उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए निकालें तो क्या होगा? तो इसमें इसकी वैल्यू आती है एफ ई इज इक्वल टू 10⁻43 एफ जी। यानी इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 10⁻43 टाइम्स, यानी 1 के आगे 43 जीरो लगा दो, उतने टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कर दो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? आगे बढ़ते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितना भी कूलम्स लॉ हम लोग लगाते हैं ये जितनी चीज़ें पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट टू पॉइंट के लिए है, कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। यानी जो कूलम्स चार्ज है वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट के लिए है, उसी से अट्रैक्शन रिपल्सन ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये कितनी डिस्टेंस पे होंगी? सबसे पहले ये किसके लिए है? ये पॉइंट चार्ज के लिए है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है क्या? कूलम्स लॉ। दूसरा ये इसके लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 10⁻−11 से 10⁻−15, यानी इतनी जब डिस्टेंस होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा? स्मॉल डिस्टेंस के लिए यानी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी इससे छोटे माइक्रो लेवल पे हम नहीं जा सकते, इससे बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे बड़े लेवल पे जा सकते हैं, यानी इतने के बीच में इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इससे 10⁻−15 के नीचे हम लोग नहीं जा सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, एक पोर्शन है कि जैसे हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी प्लस ये भी प्लस, तो होना चाहिए रिपल्सन, और जब रिपल्सन होना चाहिए तो प्रोटॉन तो निकल जाना चाहिए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्यों है? ऐसा कभी आपने सोचा होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा न्यूक्लियस में एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स वो फोर्स होता है जो सिर्फ ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियस, यानी सिर्फ न्यूक्लियस के लिए होता है बस।
ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही लगता है और ये सबसे हाई पावर का होता है, यानी इससे स्ट्रॉन्ग दुनिया में कोई फोर्स नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस में सारे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप करके जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। ये ड्यू टू मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से भी जुड़ा रहता है और न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमें पता चला, तो इतना ही हम लोग जारी रखते हैं। अब इसी के साथ आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, कि कैसे कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू।